बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ऐवान सदर में इलेक्शन के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर साइफर केस में तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए हैं और अब एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया गया है। इसकी तफसील भी आपके साथ अभिषेक करेंगे। और फिर डैम फंड के हवाले से एक बड़ी गवाही सामने आ गई है। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि ये बिल्डिंग है जहां पर चीफ जस्टिस और एक सहाफ़ी के दरमियान लड़ाई हुई। लड़ाई किस नौयत की थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे एक ऐसे गवर्नर की जो कमला भी है, पगला भी है, और इसका रिकॉर्ड आज की इस नशिस्त में हम दुरुस्त करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि नैब का दफ्तर अब मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। ये क्या माजरा है और अब एक नया इस्तीफा सामने आ गया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं प्रोग्राम के शुरू में कि साइफर केस में तारीखों का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत जो है वो 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। और एक और नई तारीख जो है वो दे दी गई और 14 सितंबर को भी अदालत पूरे दलाइल नहीं सुनेगी और फिर एक और तारीख जो है वो दे दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का मामला है, इमरान खान का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ से चूंकि प्रोसिक्यूटर साहब नहीं आए थे तो कहा गया कि उनका इंतज़ार कर लें। और फिर जो समाअत जब शुरू हुई तो पंजोधा साहब से ये मुकालमा हुआ जज साहब का कि क्या आपकी शादी हुई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि ये बीवियों के दुख क्या होते हैं। तो ये है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम अदल, जहां पर घर की गुफ्तगू जो है किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर की जाती है। पाकिस्तान की जमहूरियत जो इस वक्त खतरे में है और कुछ लोग जमहूरियत को हमेशा के लिए पाबंद सलासिल कर देना चाहते हैं, रांदा दरगाह कर देना चाहते हैं। और सबसे मकबूल लीडर को जानबूझ कर अंदर रखा हुआ है, उसकी जमानत नहीं होती। और जज अबुल हसनात अदालत में आकर अपनी छुट्टी की दलील अपनी अहलिया की बीमारी की शक्ल में देते हैं। आज आपको मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे नीचे क्यों है। क्योंकि हमारे नसीब में ऐसे जज जो हैं वो लिख दिए गए और ऐसे जज जो रोजाना की बुनियाद पर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि मामला जमानत का है, छुट्टी पर चले जाते हैं। दलील ये दी जाती है कि यार बीवी बीमार थी और आपको मेरे दुख नहीं पता कि जब बीवियां बीमार हो जाती हैं तो ये कितना बड़ा इम्तिहान होता है। तो जज साहब ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और जब तक ऐसे जज निज़ाम के अंदर मौजूद हैं जो रट्टा लगाते हैं, कहीं से फैसला लिखकर इनको दे दिया जाता है, फिर उसे पढ़ते हैं और जब इशारा होता है तो वो फैसला अदालत में आकर सुना देते हैं। तो जज अबुल हसनात इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं और जब इशारे इन्हें होंगे ये ज़मानत देंगे। अगर इशारा होगा कि ज़मानत नहीं देनी तो ये कभी भी इमरान खान को ज़मानत जो है वो नहीं देंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि ऐवान सदर से खबर ये आ रही है कि आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है जी वज़ीर कानून के साथ और डिटेल्ड गुफ्तगू हुई कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं उसकी तारीख का क्या ऐलान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इससे पहले आपको याद होगा कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर कानून को भी ख़त लिखा और उनसे पूछा था कि मुझे गाइड किया जाए। और फिर उसका एक जवाब भी आया और कहा गया कि आप ये ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि तरमीम हो गई और अब ये इख्तियार किसी और के पास है। और फिर अगर एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की असम्बली तोड़ने की तो ऐसी सूरत हाल में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने ये बाकायदा डिटेल जो है वो जवाब दिया था। अब वज़ीर कानून साहब आकर बैठे, काफ़ी देर बैठे रहे और स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना वो किसी वक्त भी तारीख का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने और ऐवान सदर की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि एक इंतहाई खुशाइन इकदाम है और जमहूरियत के लिए अगर वज़ीर कानून साहब आकर बैठे हैं, क्योंकि एक तासुर है ना कि वज़ीर कानून भी किसी और का है और जब तक वहाँ से इशारा नहीं होगा, जिस तरह जज साहब को इशारा नहीं हो रहा इस तरह इनको भी जब तक इशारा नहीं होगा ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ेगा और तारीख का ऐलान जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन एक हलचल जो है वो हमें नज़र आ रही है और ऐवान सदर में इस तरह का एक जो एक्शन लिया गया यकीनन ये इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर है। लेकिन व्यूअर्स, इसके साथ ना कुछ सवालात जुड़े हुए हैं और ये आईनी सवालात हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें ये केस जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि तहरीक इंसाफ ने एक ख़त लिखा है जी सदर आरिफ अलवी साहब को और इस ख़त में उन्होंने फ़ौरी इंतखाबात की तारीख देने का बाकायदा मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल जी उमर अयूब साहब, इससे पहले असद उमर साहब थे और उन्होंने आरिफ अलवी को लिखे ख़त में ये कहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को पाबंद बनाता है कि 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। ये पाकिस्तान ना दुनिया का ये वाहिद आइन है
جب ضرورت پڑتی ہے نا یہ دھوکہ دے جاتا ہے. آئین اس لیے دھوکہ دے جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا نا اس کی انٹرپریٹیشن کھل کر نہیں کی گئی. جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اور آئین کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرنا پڑتا ہے. یعنی اتنا سادہ قانون اور آئین ہمارا نہیں ہے کہ جسے پڑھ کر آپ سمجھ سکیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جس آئین کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس شک کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے، اور یہ اختیار جو ہے اب یہ کہیں اور چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر جائے گا تو پھر اختیار جو ہے نہیں رہے گا. لیکن دوسری طرف جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی صدر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار آج بھی ان کے پاس موجود ہے. ہمارا آئین اتنا آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل اور ایمبیگوس کانسٹیٹیوشن ہے. برطانیہ میں کوئی کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کنونشنز کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے. اور کیا چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن جہاں پر قانون لکھا ہوا ہے انتہائی ایمبیگوس کانسٹیٹیوشن ہے جس کی تشریح کے لیے آپ کو بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. ویورز کچھ سوال یہ ہیں کہ اس ملاقات کے حوالے سے نا بہت زیادہ پہلے اسپیکولیشن جو تھی وہ جاری تھی. صدر الوی بہت جلد الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اب ایسا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جو ذرائع ہیں ایوان صدر کے. لیکن اس سے پہلے وزارت قانون نے صدر الوی کو ایک خط کے جواب میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اب الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے. پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بھی اعلامیے میں کہا تھا کہ اگر صدر الوی جو ہیں وہ تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو یہ انحراف ہوگا. پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں آپ اسے انشور نہیں کر رہے، اور عوام کو حقوق دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر معاملہ گھوم پھر کے مجھے کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں جائے گا. اور اب حالات جو ہیں بدل چکے ہیں، اور اب جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے وہ ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور اب ان کا یہ کیا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس کا جواب جو ہے جب وہ حلف لیں گے، مقدمات لگیں گے، فل کورٹ بیٹھیں گے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فل کورٹ جو ہے وہ کس قسم کا فیصلہ کرتا ہے. ملک کے اندر ہم نے متعدد دفعہ یہ دیکھا کہ ڈکٹیٹرز نے حکومتوں کو کنٹرول کیا، نظام کو درم بھرم کیا. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان میں یہ کیس جاتا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ فل کورٹ بنائیں اور پھر فیصلہ جو ہے وہ 8-7 کا آئے، یا پھر میجورٹی ججز جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے صدر عارف الوی صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، تو پھر میں اور پاکستان کی عوام جو ہے کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ملک کے اندر پہلی دفعہ عدالتی مارشل لا جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور تمام فیصلے عدالتوں کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں. آپ کو دلیر جج یاد رکھنے چاہیے، آپ کو ابو الحسنات کو یاد رکھنا ہے، آپ کو جسٹس عامر فاروق کو یاد رکھنا ہے. اب امتحان یہ ہوگا کہ اوپر جو کبھی کبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ ضرور آتا تھا عمر عطا بندیال کی طرف سے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ادھر سے بھی فیصلے کسی اور کے حق میں آنا شروع ہو گئے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا جو ہے وہ کم از کم ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر اعلان کر دیں، اور جنہوں نے حکومت پیچھے بیٹھ کر چلا رہے ہیں صرف ان کا اعلان کرنا ہی باقی ہوگا، باقی سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اور ویورز جو سب سے اہم آج ایک نشست ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ سے خطاب کیا ہے. نئے سال کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس موقع پر جو لوگ اس میں شامل ہوئے اس میں اٹارنی جنرل تھے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں، صدر سپریم کورٹ بار کونسل ہیں، اور اس کے علاوہ تمام ججز بھی اس میں موجود تھے. چیف جسٹس کا جو خطاب تھا نا، انہوں نے کچھ گلے کیے اور آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں. چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عہدہ سنبھالنے والے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں عوامی اعتماد کے نئے دور کی جانب جو ہے سپریم کورٹ پاکستان بڑھے گی. تعیناتی کے 1 سال میں سپریم کورٹ کے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے. اس سے پہلے 1 سال میں نمٹائے گئے مقدمات کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 18,000 تھی. اچھا، اب چیف جسٹس جا رہے ہیں اور انہوں نے کچھ بینچ مارک جو ہیں وہ سیٹ کر دی ہیں. اب یہ بینچ مارکس کیا ہیں کہ آپ کیا ان نمبرز کو بیٹ کر سکیں گے؟ عوام کو عدالتوں سے صرف ایک ہی گلا ہوتا ہے نا کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا اور صحیح انصاف نہیں ملتا. کوالٹی آف جسٹس جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر ویورز یہ بھی انتہائی اہم چیز تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے جس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیں الجھائے رکھا گیا حکومت کی طرف سے. آئینی جو بار بار درخواستیں لا کر آپ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو میں نے نقطہ کہا نا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے دنیا کا سب سے ایمبیگوس کانسٹیٹیوشن ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اس کی تشریح کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر عدالت کہے گی کہ جناب اس کی تشریح یہ نہیں یہ ہے تو آپ کو اس پر ہی یقین کرنا پڑے گا چاہے وہ غلطی تشریح کیوں نہ ہو.
تو آئینی درخواستیں سپریم کورٹ پاکستان میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کیا۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہمارا کام تھا عام آدمی کو ریلیف دینے کا، وہ ہم سے نہیں کروایا گیا، بلکہ ہمیں کہتے رہے کہ بھائی جان اے جڑی شکن ہے دا مطلب اے گئے اور بتایا جائے، تو اس کے اوپر ججز جو ہیں وہ اپنا ایک اوپینین جو ہے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا صحافیوں سے کچھ گلے بھی کیے ہیں چیف جسٹس نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں سے توقع ہوتی ہے کہ وہ درست رپورٹنگ کریں، جہاں پر کوئی غلطی ہوئی اسے ہم نے اگنور کیا۔ غلطی نہیں سر، بہت ساری غلطیاں کی گئی، بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے، اور اس میں قیوم صدیقی صاحب جو ہیں، جس طرح وہ اشارہ کر رہے تھے کہ قیوم صدیقی نے جس طرح سے رپورٹنگ کی، یعنی یہ قاضی فائز عیسیٰ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ بلائے کسی کو اپنا انٹرویو کرے، حاضر سروس جج ہے۔ آپ کا جو مس کنڈکٹ ہے بینگ اے جج آف دا سپریم کورٹ، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے حلف کی کس طرح کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کی، یہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ تو وہ اشارہ تھا ایک تو قیوم صدیقی کی طرف، اور پھر دوسرے جج صاحبان جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا، لیکن ان لوگوں نے جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ اسے اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، آپ اسے استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی کچھ ہم نے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی دیکھا۔ ایک تقسیم نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک تقسیم سپریم کورٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریفیں کی گئی ہیں جی بہت ساری، اور جاتے جاتے آپ تعریف ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے، ایک بہت اچھے انسان ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے پودے لگائے اس پر بھی تنقید ہوئی، کیس آپ نے چلایا اس پر بھی تنقید ہوئی، تو یہ تنقید اور ایک دوسرے پر جو آپ نے جس طرح سے محاذ کریٹ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب ڈیم فنڈ کے حوالے سے نا جی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈیم فنڈ میں اگست 2023 میں 4 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا، اور یہ پیسہ آج بھی موجود ہے، یعنی ڈیم فنڈ آج بھی موجود ہے، اور اگست میں بھی فنڈز میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اعتماد کر رہی ہے، اور ڈیم فنڈ کے اس وقت 18.6 ارب روپے نیشنل بینک کے ذریعے اسٹیٹ بینک میں انویسٹ کیے گئے۔ ڈیم فنڈز کی نگرانی سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ ڈیم فنڈ کے اوپر ثاقب نثار کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جناب وہ پیسے موجود ہی نہیں ہیں، کہیں استعمال کر لیے گئے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ ایک درخواست دائر کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ کہاں گئی وہ مریم؟ کہاں گیا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا سیل جو بار بار کہتا تھا کہ پیسے کھا گئے اور ڈیم جو تھا وہ بنا نہیں پاکستان کے اندر؟ آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وقت پڑنے پر یہ کسی بھی مدعے کو کس طرح اپنا نیریٹو جو ہے یہ سیاستدان بناتے ہیں۔ تو آج جواب دیں کہ پیسہ موجود ہے، لیکن ان بیانیے کا کیا ہوگا، اس جھوٹ کا کیا ہوگا جو سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا جو وہ کیا گیا۔ ویورز، اسی تقریب کے اندر جو انتہائی اہم ایک واقعہ رونما ہوا، وہاں پر صحافی عبدالقیوم بھی موجود تھا، اور چیف جسٹس صاحب عمر میں بھی بڑے ہیں، کم از کم قیوم صدیقی سے عمر میں بڑے تھے، اور قیوم صدیقی صاحب کے پاس وہ گئے اور انہیں دعوت دی کہ آپ آئیں اور تصویر ہمارے ساتھ جو ہے کھنچوائیں۔ تو اس پر صحافی نے معذرت کی۔ اچھا، یہ معذرت نہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ بدتمیزی اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، تو آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا، اگر آپ کا دھڑا ہے تو میں بھی دھڑے والا ہوں۔ جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدیقی صاحب آپ کہیں ککے زئی تو نہیں ہیں؟ عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ میں جو بھی ہوں وہی ہوں، کم از کم بندیال نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے آگے بڑھ کر سینئر صحافی، اب سینئر تو نہیں کہنا چاہیے تھا جی، عمر ایک ٹیبل کرسی بھی کسی جگہ پڑا ہونا تو پرانا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پرانے ہونے کی بنیاد پر کسی کو سینئر کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کلیہ ٹھیک نہیں ہے، اس کلیے کو درست ہونا چاہیے، چونکہ دنیا میں اور بہت ساری پرانی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کا سینئر ہونا صرف اس کا پرانا پن ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پوری اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کر لینا چاہیے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ آج جو کچھ سپریم کورٹ پاکستان میں ہوا، صحافی جو دھڑے بندی، جس طرح قبیلوں کا میں نے ذکر بہت پہلے کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران ریاض کے ساتھ میرا پروگرام ایک تھا، تو میں نے اس وقت یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا کہ ہر شخص کا ایک قبیلہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر شخص اپنے قبیلے کی نوکری کرتا ہے، سارا دن وہ باہر قبیلے سے رہتا ہے، شام کو جا کے اسے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو رپورٹ دیتا ہے۔ تو آج قیوم صدیقی کی شکل میں ہمیں جو دھڑا ہے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں دھڑے والا ہوں، تو میں آپ سے ہاتھ جو ہے وہ نہیں ملاؤں گا، یعنی تصویر جو ہے نہیں کھنچاؤں گا، تو وہ سائڈ پہ ہوگا۔ ویورز، پاکستان میں نا ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان نے جہاں پر ہر شخصیت کو ایکسپوز کیا، پاکستان میں ہر ادارے کو ایکسپوز کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اب ادارے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں۔
नैब में इस्तीफों की ना लूट सेल शुरू हो चुकी है। और अब मैं अगर ये कहूं कि नैब पूरा का पूरा खाली हो गया है तो व्यूअर्स ये गलत नहीं होगा। डिप्टी चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो ज़ाहिर शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गो कि उनसे सवाल जब हुआ है तो उन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन खबर यही आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ज़ाहिर शाह ने अपने इस्तीफा जो है वो चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब को जमा करवाया है। और ज़ाहिर शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। इससे पहले आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी चेयरमैन नैब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अहम सवालात जो इस इस्तीफे से जुड़े हुए कि नैब जैसे इदारे में ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक बड़े अफसर का इस्तीफा जो है वो सामने आ जाता है, और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर भी किसी का प्रेशर था। अब ज़ाहिर शाह का इस्तीफ़ा, और इससे पहले ये भी खबरें आई कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई इस्तीफ़ा वापस ले ले, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा जनाब मैं तो अपना इस्तीफ़ा जो दे दूंगा, चूंकि ज़ाहिर सी बात है इस्तीफ़ा तब आता है या प्रेशर हो जाए या आप कॉम्पिटेंट ना हो और आप किसी को खुश ना कर रहे हो। तो यहाँ पर दोनों सूरतें हो सकती हैं कि आप किसी को खुश नहीं कर रहे थे और प्रेशर था, तो आपने कहा कि भाईजान ये पड़ा है मेरा इस्तीफ़ा, मैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं कम से कम मैं ये नहीं कर सकता। खबर ये भी थी कि व्यूअर्स के करप्शन के कुछ मुकदमात बनाने पर इख्तलाफात थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। एक बार फिर से किसी केस के खिलाफ जो है कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़े को तरजीह दी अपने केस बनाने के हवाले से। और फिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सईद असगर ने 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया, और अब उनके बाद ये इस्तीफ़ा उनके जाने के बाद कि आप फिर से कोई डमी डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो लाया जाएगा, जो माजी में जिस तरह से काम करता रहा बिल्कुल उसी तरह अब नैब को भी किसी के कहने पर इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये बता दें कि ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर शाह साहब ने अपने इनकी मुलाकात भी हुई है जी चेयरमैन नैब से, और फिर वो चेयरमैन नैब से मुलाकात करके चले गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। आपको ये भी व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल के बाद डिप्टी चेयरमैन का इस्तीफ़ा देना और जो 190 बिलियन पाउंड केस है इस पर दस्तखत करने से कबल भी उन्होंने अपने इस्तीफ़े को जो है किसी के हाथ में रख दिया, चूँकि प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफ़े जो दस्तखत होते हैं उसके दस्तखत के बगैर कोई रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया जा सकता। तो ऐन मुमकिन है कि जिसके ऊपर इख्तलाफ हो वो यही मुकदमात हों, और किसी पर केस बनाने के हवाले से जो खबरें अंदर से आ रही हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि काम करो, वैसे वो काम नहीं कर रहे थे और कोई उनसे खुश नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो अब चेयरमैन नैब की झोली में रख दिया है, उनकी टेबल पर पड़ा है, और वो अब नैब का हिस्सा जो है वो नहीं रहे। एक अदम एतमाद ज़ाहिर हो रहा है नैब के ऊपर, और इस तरह के इस्तीफ़े ऐसे वक्त में आने जब पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है, उसके मुकदमात उसके रेफरेंसेस जो हैं वो फाइनल नहीं हो सके, और आप जो हैं किसी पर प्रेशर डालते हैं तो वो बदले में इस्तीफ़ा आपकी मेज़ पर रख देता है। और फिर सब बात कर लेते हैं एक कमले पगले गवर्नर की। कुछ रोज़ पहले कामरान टेसूरी साहब जो हैं वो लंदन यात्रा करके पाकिस्तान वापस गए। उनकी यहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और जिसके बारे में वो क्लेम करते हैं कि जनाब ये कोई प्लान नहीं था, अचानक से मुलाकात हो गई और नवाज शरीफ साहब उससे मिले। अब MQM का मैदान में आना, वो जो हमारा वो वाला आर्गूमेंट था ना कि ये सारे मिलकर एक महाज बना रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर, वो दुरुस्त साबित इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कामरान टेसूरी साहब पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू को मल्टीप्लाई करके, यानी जो उनका बयानिया है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रख रहे हैं। एक इंटरव्यू होता है जी, और उस इंटरव्यू में कामरान टेसूरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए। उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा जो मैंने असेस किया है, यानी डॉक्टर कामरान टेसूरी साहब ने जो असेस किया उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब पहले से बहुत बेहतर हैं और उनकी हालत जो है बहुत ज़बरदस्त है। यानी एक अजीब बीमारी है, यानी बुखार था जिसका आप ख़ुद से असेस कर रहे हैं ये क्या था। यानी एक शख्स जो है वो कुर्सी पर बैठकर अगर आपसे बात कर रहा है तो क्या ये वाकई ही कोई कुलिया होगा कि वो ठीक है। डॉक्टर कामरान टेसूरी साहब के मुताबिक हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं। और जब उनसे ही पूछा गया कि उनके प्लेटलेट्स की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि जनाब उनके प्लेटलेट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हशाश बशाश जो है वो नज़र आ रहे थे। उनके दिल में पाकिस्तान की आवाम का कितना दर्द है ये भी उन्होंने बताया, और बिल जहाँ तक पाकिस्तान की आवाम के जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं इस पर भी पाकिस्तान के हालात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अब उनसे ना एक सवाल ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान कब आएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो सकते हैं, आने वाले दिनों में कोई तारीख भी आ जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं कि पहले जिन लोगों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया उनका एहतसाब हो।
कामरान टेसूरी साहब शायद पाकिस्तान की आवाम को भी भोला समझते हैं, जिस तरह खुद वो कमले पगले हैं ना, वो पाकिस्तान की आवाम को भी कमला पगला समझते हैं। एक इश्तिहारी जो है ना, वो लंदन में बैठा हुआ है, मुजरिम है, और आप कहते हैं कि पहले एहतसाब करो। यानी आपके पास ये डॉक्टर कामरान टेसूरी साहब ना, ये कोई जज कामरान टेसूरी साहब नहीं है, और इनके पास वो मेज़ान भी है जो ये फैसला कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ना ज्यादती हुई और उन्हें जेल में उनकी करप्शन की शक्ल में जो फेंका गया है वो गलत हुआ। यानी इन्होंने खुद से फैसला जो दे दिया, और एक ज़हन साजी जो है वो आप पाकिस्तान की आवाम की कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, वो ये कहते हैं कि जनाब वो 3 बार का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में जिस तरह से सज़ाएं दी जाती हैं वो सबको मालूम है। तो भाई साहब आप फिर ये भी बता दें कि इमरान खान को जो सज़ाएं दी जा रही हैं इसका क्या मतलब है, और सज़ाएं देने के पीछे कौन है, और कौन है जो हरकत में रात को आता है और इमरान खान के हवाले से उसके वारंट भी निकलते हैं, उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, ज़मानत लगती नहीं है, जज की अहलिया बीमार करने का भी कुछ लोगों के पास ना इस्तेहकाक है, और जज की अहलिया जो बीमार भी कर देते हैं। तो वो कौन सी ताकतें हैं कौम के सामने, इसका भी ज़रूर जिक्र करें। यानी नवाज शरीफ को जो सज़ाएं दी गई वो गलत थी, और जो लोग देते रहे वो गलत करते रहे, लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नवाज शरीफ ने नाम लिया कि इमरान खान की हुकूमत ने उनके साथ ही सब कुछ किया है। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि इनसे ना एक सवाल ये हुआ कि इमरान खान ने ये सब कुछ जेल में उनके साथ कैसे किया। तो इस पर वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ही की तो हुकूमत थी, 2016 के अंदर किसकी हुकूमत थी, शायद इनका ना हिसाब भी कमज़ोर है। ये निगरानों का व्यूअर्स हिसाब कमज़ोर ही होता है, इन्हें 2 + 2 4 करना नहीं आता, ये 2 + 2 का 6 8 कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इस पर जिम्मेदारी ऐसे निगरानों की है जो पाकिस्तान में किसी सूरत भी नहीं चाहते कि किसी तरह जो है वो हालात ठीक हो सकें, क्योंकि इनकी नौकरियां चल रही हैं ना। इन्हें मसला ये नहीं होता कि पाकिस्तान में रोटी या बिलों के मसाइल हैं, इस पर कैसे काबू पाना है। ये सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, यानी ये बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पर, इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। ये मसला तो आपका और मेरा है ना, पाकिस्तान की आम जो अवाम है उसका मसला है, इनका मसला नहीं है। इन्होंने नौकरी करनी है, इन्होंने किसी के हुक्म की तामील करनी है। तो निगरान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में कुछ शख्सियात के हुक्म की तामील कर रहे हैं। और फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है, मैं तो हैरान हूँ इनकी सोच के ऊपर कि ऐसा नगीना, ऐसा हीरा कहाँ था, इसे तो बहुत पहले आना चाहिए था, जो आपको रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ देगा। इन्होंने वो जो जंजीर लगाई थी अपने गवर्नर हाउस के बाहर, वो भी बड़ा शानदार काम किया। यानी इन्हें आइडिया आया कहाँ से, क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो आइडियाज़ की भरमार है, या इंसान की तारीख में इस तरह का आइडिया कभी किसी को आया? मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने ऐसी जंजीर जो है इंसान की तारीख में कभी किसी ने लटकाई हो। ये भी आइडिया इनके नाम जाता है। फिर इन्होंने एक और आइडिया दिया, ये कहते हैं कि कराची के हालात आपके सामने हैं, मेरी चोरों डाकुओं से गुजारिश है कि चोरी तक तो ठीक है, यानी आपकी कोई मजबूरी होगी, आपने चोरी कर ली, लेकिन कत्ल ना करें। चोरी करें लेकिन कत्ल ना करें। ये नगीना, ये प्यारा, ये हीरा हमारे हिस्से में आया है, और ये निगरान जो पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को तूल देने के ख्वाब देख रहे हैं ना, तो आपका मुकाबला गुर्बत से नहीं है, आपका मुकाबला मार्शल लॉ से नहीं है, आपका मुकाबला ऐसे कमलों और पगलों के साथ है जो खुद भी डूबेंगे, और पाकिस्तान को तो खैर उन्होंने डुबो ही दिया है। तो जब व्यूअर्स ये किसी के नुमाइंदे बनकर आपकी दहलीज पर आए ना, तो आपने इनका गिरेबान ज़रूर पकड़ना है। लिटरली गिरेबान ना पकड़िएगा, वोट के ज़रिए गिरेबान पकड़ना है। और मैं बार बार वोट की ताकत आपके सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना बदजन हो गए हैं, निज़ाम से बदजन हो गए, लोगों से बदजन हो गए। तो ज़रूरी ये है कि जब जमहूरियत के लिए इलेक्शन का ऐलान किया जाए तो अपना वोट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो लोग जो किसी 3 जो अगर ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है ना, और अगर आप ये समझते हैं कि कम बुरा है तो आप उसको ज़रूर वोट दीजिएगा। क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जिसमें आप पूरी तरह गिन भी नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है। गिनती पूरी करें और उसके बाद जो है हालात को अल्लाह ताला पर छोड़ दें, जो आपका काम है वो आप करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ज़रूर तरक्की के रास्ते पर आ जाएगा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।